इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट साइंस सेक्शन ए में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर और मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे ढेर सारे कमेंट लिखिए जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। इस बार का हमारा मेन टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस में 80 में से 80 अंक प्राप्त करें। इसी दिशा में मैं प्रयत्न कर रहा हूं। आप इस प्रयत्न में चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करके सहभागी बनिए। अब हम देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो याद रखना है वो क्षारक होगा, क्योंकि लाल लिटमस को नीला करता है वो क्षारक होता है। तो उसकी पीएच 7 से अधिक होती है। तो दिए गए विकल्प में 7 से अधिक कीमत वाला एक ही है, डी 10, इसलिए इसका उत्तर आएगा डी 10। दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अंडे के पिसे हुए कवच में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वो किससे अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो यहाँ पर देखो, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? धातु कार्बोनेट। तो अगर हम उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो अम्ल है वो खाली एक ही दिया हुआ है, BHCl, इसलिए यहाँ पर आएगा BHCl। तीसरा प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आपको देखना है कि NaOH का 10 ml विलयन है और HCl का 8 ml विलयन उसको उदासीन करता है। तो NaOH का 20 ml लेंगे तो 10 का दुगना हो गया 20, तो यहाँ पर 8 का दुगना करना पड़ेगा 16, तो यहाँ पर डी होगा 16 ml। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच यानी कि हमारे आमाशय में क्या होता है कि अपच के कारण HCl बढ़ जाता है, जिसके कारण एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है और उसको दूर करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, यानी प्रति एसिड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा सी, एंटासिड। पांचवा प्रश्न है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षारक के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो देखो, अम्ल में अगर हम क्षारक मिलाते हैं तो यहाँ पर हमको 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि विलयन का तापमान बढ़ता है, विलयन का तापमान घटता है या विलयन का तापमान समान रहता है, लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको देखना है कि जब हम अम्ल में क्षारक मिलाएंगे तो तापमान बढ़ेगा अथवा घटेगा, दो में से एक चीज़ हो सकती है, इसलिए आएगा डी, 1 और 2 कथन सही है। छठा प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनमें से इसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। जैसे एक विलयन है वो लाल लिटमस को नीला करता है, अब कोई एक ऐसा विलयन अधिक मात्रा में मिलाओ जिससे ये परिवर्तन बदल जाए, यानी कि नीला को लाल कर दे। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम
क्या करेंगे, अम्ल का प्रमाण बढ़ाएंगे। तो अम्ल का प्रमाण जब बढ़ाएंगे तो परिवर्तन जो है वो उल्टा हो जाएगा, नीले को क्या हो जाएगा, लाल। तो यहाँ पर अम्ल दिया है डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो यहाँ पर याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बी, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3, उसमें कहीं H2O का उच्चारण नहीं होता है, यानी कहीं पर भी पानी का अणु नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा बेकिंग सोडा। 8वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। अब देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण तभी होगा जब प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम कार्बोनेट क्या है कि क्षारकीय लवण तब होगा जब प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर डी आएगा, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। 9वां प्रश्न है, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर देखो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय। तो यहाँ पर आएगा सी, क्षारकीय। 10वां प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि गोल्ड को पिघलाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो एक्वारेजिया विलियन का उपयोग होता है। इसके अंदर HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। तो यहाँ पर आएगा एक्वारेजिया का जो ताज़ा विलियन होता है वो सोने को पिघलाने की क्षमता रखता है। 11वां प्रश्न है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। तो पाचन के दौरान जठर रस की pH हमको मालूम है कि आमाशय में pH का मान 7 से कम होता है क्योंकि अम्लीय माध्यम होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए, 7 से कम। 12वां प्रश्न है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल के लिए हमें मालूम है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो यहाँ पर सी आएगा, खट्टे नीले लिटमस को लाल करते हैं। 13वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक को जब हम यानी HCl को जब हम पानी में मिलाएंगे तो H+ आयन और Cl- आयन उत्पन्न होता है, पर H+ आयन H2O के साथ जुड़कर H3O+ आयन बना देगा, इसलिए ए होगा H3O+ + Cl-। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। अब यहाँ पर देखो अम्ल नहीं है ऐसा पूछा है, यानी कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि साइट्रिक अम्ल आएगा जो नींबू और नारंगी में होता है, तो बी, साइट्रिक अम्ल। इसके अंदर क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल के अंदर कोई भी धातु यानी मेटल होता नहीं है, इसलिए ये बराबर क्या होता है, खनिज अम्ल है। 15वां प्रश्न है, एथेन का आणवीय सूत्र C2H6 है, इसमें कितने बंध होंगे। तो याद रखना है कि 6 CH बंध होंगे और 1 CC बंध होगा, तो कुल 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। तो बी, 7 सहसंयोजक आबंध हैं। 16वां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह। तो ब्यूटेनॉन है, इसलिए याद रखना है कि यहाँ पर कीटोन समूह आएगा, तो सी कीटोन। कई बार संकेत में दिया होता है C+O, तो यहाँ पर याद रखना है कि CO दिया हो तो भी सही, कीटोन होगा, नॉन आवे तो कीटोन। 17वां प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो यहाँ पर
बी आएगा ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर डी मैंने ऑप्शन लगाया है, पर आएगा बी ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, इसलिए बर्तन की तली काली हो जाती है। 18वां प्रश्न है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले हाइड्रोकार्बन। तो CnH2n+2 तो याद रखना है कि एल्केन होगा, एल्किन में होता है CnH2n, एल्काइन में होता है CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर आएगा CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा एल्केन, तो ए एल्केन। 19वां प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण हैं। तो यहाँ पर बी साबुन, क्योंकि साबुन का सूत्र है C17H35COONA। 20वां प्रश्न है पैलेडियम अथवा निकेल उद्दीपक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं, यह उदाहरण। तो याद रखना है संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पैलेडियम और निकल उद्दीपक की उपस्थिति में वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में से किस में -OH एक प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर याद रखना है OH यानी कि एल्कोहल समूह, और उसके नामकरण में नॉल आता है, इसलिए आएगा ब्यूटेनॉल, बी ब्यूटेनॉल। 22वां प्रश्न है साबुन के अणु में होता है। तो यहाँ पर देखो साबुन के अणु में दो प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग, जो पानी से क्या करता है, जुड़ता है, यानी कि मैल से जुड़ता है। और एक होता है आयनिक भाग। आयनिक भाग जो होता है वो क्या होता है कि पानी से प्रक्रिया करता है, नहीं पानी में ऊपर रहता है, तो आयनिक भाग को हम शीर्ष बोलते हैं। और क्या होता है कि जो कार्बन वाला भाग है उसको हम बोलते हैं पुच्छ, तो जो मैल से जुड़ता है। तो यहाँ पर आएगा ए जलरागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ। 23वां प्रश्न है सिरका एक विलयन है। तो सी आएगा जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल का जो विलयन होता है उसी को हम बोलते हैं सिरका। प्रिजर्वेटिव के रूप में एसिटिक अम्ल का भी उपयोग होता है। तो 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमको मालूम है कि ये जो विकल्प दिए हैं उसमें समजातीय श्रेणी में यानी CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो हमको मालूम है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समजातीय श्रेणी है। तो यहाँ पर जो C4H8 है वो एल्कीन का है, बाकी सब एल्केन दिए गए हैं। A, B, C जो हमको विकल्प दिए हैं वो एल्केन है, और D जो है वो एल्कीन है, इसलिए D आएगा कि C4H8, क्योंकि बाकी तीनों एल्केन के सदस्य हैं और ये एल्कीन का है, इसलिए आएगा C4H8। 25वां प्रश्न है यौगिक CH3, CH2, CHO का नाम। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है इसलिए होगा एथेन, 3 कार्बन है इसलिए होगा प्रोपेन, और CHO यानी एल्डिहाइड समूह है तो नेल होगा, या नाल भी बोल सकते हैं, तो प्रोपेनेल, ए होगा प्रोपेनेल। 26वां प्रश्न है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। तो याद रखने का है कि नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बताना है। तो नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 आपको सामने बताने हैं, दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 सामने और 2 कहीं पे भी बताओ, और यानी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो यहाँ पर आएगा डी जो हमारा दिया है वो सही विकल्प है। 27वां प्रश्न है एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। अब एथाइन का संरचनात्मक सूत्र, तो यहाँ पर याद रखना है कि एथाइन का सूत्र होता है C2H2, और
कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हमारा आएगा जो उत्तर वो है ए, क्योंकि यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसलिए हमारा आएगा एथेन का ए, यानी कि एथाइन का संरचनात्मक सूत्र ए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। अब असंतृप्त यौगिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड होगा तो उसके नाम के पीछे इन आया होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो यहाँ पर आएगा दूसरा, यानी कि जो हमको 4 नाम दिए गए हैं उसमें आएगा प्रोपीन और प्रोपाइन। तो हमारा विकल्प आएगा डी, दूसरा और तीसरा। 29वां प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो यहाँ पर हमारी जो रचना है उसमें देखने का 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, और जब हम उसको चक्रीय स्वरूप में लिखेंगे तो एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सूत्र सही है वो है हमारा सी आएगा, क्योंकि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन ही है, और यहाँ पर क्या है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड दिया है, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है, तो इसलिए आएगा हमारा सी। 30वां प्रश्न है, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचनात्मक सूत्र। अब ब्यूटेनोइक अम्ल तो याद रखना है कि कितने कार्बन होने चाहिए, 4, और COOH समूह होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आएगा जो वो आएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल के लिए यहाँ पर हमारा जो है वो आएगा डी, CH3 CH2 CH2 COOH। तो डी आएगा, देख लीजिए यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 CH2 और COOH। तो आएगा ब्यूटेनोइक अम्ल का जो संरचनात्मक सूत्र है डी। 31वां प्रश्न है, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो विक्र यानी किडनी, मूत्रपिंड, तो ये हमारा सी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 32वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो पानी के वहन के लिए। तो ए जल के वहन के लिए। 33वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है, वनस्पति, और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी चाहिए, इसलिए आएगा डी, उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है। तो पाइरूवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कणाभ सूत्र में होती है। वायवीय श्वसन का उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ पर वायवीय श्वसन में पहला स्टेप जो होता है वो ग्लूकोज में से पाइरूवेट बनता है जो कोशिका द्रव्य में होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए आएगा माइटोकॉन्ड्रिया बी। 35वां प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। तो बी, फेफड़ों की कूपिकाओं में। 36वां प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो हमको मालूम है आहार नाल के अंदर यकृत में से पित्त रस छोटी आंत में आता है, यानी क्षुद्रांत में। तो बी, छोटी आंत या क्षुद्रांत। 37वां प्रश्न है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में, तो हमको मालूम है स्टार्च की टेस्ट वाली कसौटी है ये, तो डी आएगा, स्टार्च होता है। 38वां प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है।
तो आहार नाल में भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है यानी छोटी आंत में, तो डी छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। 39वां प्रश्न है, चूने के पानी से भरी परक नली में जब मुंह द्वारा फूंक मारी जाती है या हवा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो चूने के पानी का दूधिया रंग, तो हम जो हवा फूंकते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो बी कार्बन डाइऑक्साइड। 40वां प्रश्न है, ऊतकों से बाहर अपने रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? तो ऊतकों से बाहर अपने रुधिर में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? तो ए कार्बन डाइऑक्साइड। 41वां प्रश्न है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो मुख, ग्रशिका यानी हमारा आएगा यहाँ पर ग्रशिका यानी हमारा अन्न नली, आमाशय, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत और बड़ी आंत, तो डी मुख, फिर आएगा हमारा ग्रशिका यानी अन्न नली और आमाशय यानी जठर, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत और बड़ी आंत यानी बृहदांत, तो हमारा आएगा डी। 42वां प्रश्न है, पादपों के अपशिष्ट उत्पाद है यानी वनस्पति का अपशिष्ट उत्पाद क्या है? तो गोंद और रेजिन, जिसका पुरानी जाइलम में संग्रह होता है, तो सी रेजिन। 43वां प्रश्न है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग है नासाद्वार यानी नाक के 2 छिद्र, ग्रसनी यानी जिसको हम बोलते हैं कंठ नली बराबर, और कंठ, फिर श्वास नली और कूपिकाएं, तो ये हमारा डी आएगा, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिका। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता? तो मिट्टी के द्वारा लेंस कभी बनता नहीं है, इसलिए आएगा डी मिट्टी। 45वां प्रश्न है, किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब यानी वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? याद रखना कि अवतल दर्पण से वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी होगी तब, तो डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 46वां प्रश्न है, किसी बिंब का यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो देखो, किसी वस्तु का अगर आपको उसी साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, और वक्रता केंद्र को लेंस में हम बोलते हैं 2f बराबर। तो यहाँ पर हमको फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला हमारा है 47वां प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमको यहाँ पर फोकस दूरी पर ध्यान देना है, माइनस में दी है इसलिए दोनों अवतल होगा, फिर वो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस। 48वां प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है यानी सीधा बनेगा, तो संभवित दर्पण कौन सा होगा? तो डी, या तो वो समतल होगा अथवा उत्तल, दोनों में आप कहीं पर भी खड़े रहो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 49वां प्रश्न है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी आप कौन से लेंस का उपयोग करेंगे डिक्शनरी के छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए? तो हमें मालूम है कि डिक्शनरी के छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आएगा
डिक्शनरी के छोटे अक्षर है, तो हम करेंगे किसका, सी। 5 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम है कि डिक्शनरी के छोटे शब्दों को पढ़ना हो तो माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर उत्तल लेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में 2 दिए हुए हैं, एक 50 सेमी वाला और एक 5 सेमी वाला। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए यहाँ पर 5 वाला जो है वो ज़्यादा क्षमता वाला है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 50वां प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम हमने पढ़े हुए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो यहाँ पर डी, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो, सभी दर्पणों के लिए ये नियम लागू पड़ते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके सिर का मध्य भाग का साइज में समान और पैर छोटे दिखते हैं। तो मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम, तो अवतल, समतल और उत्तल, तो यह आएगा सी, अवतल, समतल और उत्तल, तो सी। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा। तो याद रखना है कि अगर अनंत पर है तो बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है, फिर वो चाहे अवतल, उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस। तो चारों से अनंत दूरी पर रखी गई वस्तु का अत्यंत छोटा यानी बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। 53 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, तो उसकी आएगा हमारा, देखो यहाँ पर पक्षमाभि पेशी अभिनेत्र लेंस को छोटा यानी मोटा पतला करके उसकी फोकस दूरी को बदल देती है। तो ये उसकी क्षमता को, जो आँख की क्षमता है उसको बोलते हैं समंजन क्षमता, इसलिए बी समंजन क्षमता। 54 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो यहाँ पर हमको मालूम है मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं या नेत्र पटल भी कहते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी होती है। तो हमें मालूम है सामान्य दृष्टि का वयस्क व्यक्ति 25 सेमी से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है। 25 सेमी उसकी न्यूनतम दूरी है यानी अल्पतम दूरी, और अनंत दूरी उसकी महत्तम दूरी है। 56वां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में पक्षमाभि पेशी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा पक्षी पक्षमाभि पेशी, अथवा इसको सीलियरी स्नायु भी कहते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता, तो याद रखिए कि 2 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हमको क्षमता निकालनी है, तो P बराबर 1/f। तो यहाँ पर हम f की जगह पर 2 रखेंगे तो उत्तर आएगा 0.5, बराबर क्या आएगा 0.5 आएगा। तो यहाँ पर आएगा जो उत्तर, तो 2 मीटर दूरी पर बिंब रखी गई है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, उत्तर आना चाहिए यहाँ पर A प्लस 0.5D। भले मैंने यहाँ पर C लगाया है पर मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लस 0.5D आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा प्लस 0.5D, क्योंकि यहाँ पर अधिक दूरी
पर स्थित बिंब का स्पष्ट नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर उस दोष का संशोधन उस लेंस के द्वारा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ए आएगा +0.5D। 58 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो यानी कि ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको कि उसको श्याम पट पर लिखा हुआ दिख रहा है और उसको पास की वस्तु जो है वो नहीं दिख रही है, यानी वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पर निकट बिंदु 25 सेमी से दूर चला जाता है, इसलिए ए आएगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु यानी 25 सेमी से दूर हो गया है। 59वां प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि तब ए आएगा, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर आएगा प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दोपहर के समय सूर्य हमें श्वेत यानी सफ़ेद दिखाई देता है। 60 नंबर का प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि इंद्रधनुष के बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन और यहाँ पर आता है अपवर्तन। तो यहाँ पर हमारा आएगा सी, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर आएगा सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हमारा आएगा सी। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो बी, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का रक्ताभ यानी कि लाल रंग का होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। 63 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो हमें मालूम है कि कॉर्निया की बाहरी सतह पर ही उसका अधिकांश अपवर्तन हो जाता है और कॉर्निया को स्वच्छमंडल भी कहते हैं, यानी बी, स्वच्छमंडल कॉर्निया पर। 64वां प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश अनुपात का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा D 25। तो याद रखना है यहाँ पर D 25। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, यानी विद्युत शक्ति नहीं दर्शाता है? तो आएगा बी, IR²। इसके द्वारा हम विद्युत शक्ति को नहीं दर्शा सकते, बाकी हमें मालूम है P बराबर IV होता ही है। अच्छा, I की जगह पर एक बार V/R रखेंगे तो V²/R भी हो जाएगा और एक बार हम V की जगह पर IR रखेंगे तो I²R भी हो जाएगा। तो यहाँ पर B IR² नहीं होता है। 66 नंबर का प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानांक 220 वोल्ट और 100 वॉट है। जब इसे 110 V पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर देखो कि एक बल्ब का अनुमानांक 220 वोल्ट और 100 वॉट दिया है, तो आपको ये वाला सूत्र का जो सूत्र है उसका उपयोग करके पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? तो R पहले वाले पर से, तो यहाँ पर हम सूत्र का जो उपयोग करेंगे वो सूत्र है हमारा
वी स्क्वायर अपॉन आर, तो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर का सूत्र का उपयोग करके पहले हम R ज्ञात करेंगे, फिर से वही सूत्र लगाकर R की कीमत और V की कीमत रख के फिर से P निकालेंगे, तो D आएगा 25 वाट। 67 नंबर का प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आएगा C 1/4। 68वां प्रश्न है, जूल का तापीय नियम, तो जूल का तापीय नियम H बराबर I² RT होता है। ये सूत्र है ऊष्मा ऊर्जा का। 69वां प्रश्न है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की तो B मोटाई पर, तो यहाँ पर आएगा हमारा B मोटाई। 17वां प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है, फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि I बराबर Q/T सूत्र का उपयोग करके हमको पहले Q निकालना है, फिर Q बराबर Ne सूत्र का उपयोग करेंगे, तो A आएगा 10⁻20। 71वां नंबर का प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम है 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो ये भी हमको सूत्र को गिनना है, बराबर H बराबर I² RT का उपयोग करके, तो हमारा उत्तर आएगा C 20 जूल। तो ये मैंने आपके लिए कुछ 71 प्रश्न निकाले हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे ढेर सारे कमेंट कीजिए और इतने लाइक कर दीजिए कि मुझे पता चले कि इतने विद्यार्थियों को इनका लाभ मिला, तो मैं और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। इस बार का जो अपना लक्ष्य है कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी 80 में से 80 अंक प्राप्त करें, इसी दिशा में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से ये जो बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए और किसी उत्तर में अगर आपको ऐसा लगे कि प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप कमेंट में लिखिए और आपका नाम भी कमेंट में बताइए और आप कहाँ से मेरी चैनल पर जुड़े हैं वो भी लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।